न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं जया सिन्हा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है, जिसकी थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 10 दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का मंच है आसियान, जिसमें 11वें देश के रूप में तिमोर लेस्ते इस बार शामिल हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के इस मंच पर दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर कई सत्र में विस्तार से चर्चा होगी। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के लिहाज से आसियान शिखर सम्मेलन का महत्व खासा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की निगाहें इस सम्मेलन पर लगी हुई हैं। पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में हो रही चर्चाओं से क्या बड़ा संदेश निकल सकता है और भारत इस मंच पर वैश्विक चुनौतियों का क्या दे सकता है समाधान, इस विषय पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। हमारी इस खास पेशकश आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार की थीम बेहद खास है। किस तरह से इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इस बार महत्व दिया गया है, ये हम देखेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का मंच था, जिसमें 11वें देश के रूप में तिमोर लेस्ते इस बार शामिल हुआ है। शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसे व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। तो आसियान शिखर सम्मेलन जिसकी शुरुआत हो चुकी है मलेशिया के कुआलालंपुर में। दो दिवसीय सम्मेलन है ये। तो आसियान शिखर सम्मेलन में इस बार बेहद खास है और किस तरह से भारत इसमें शिरकत करेगा, इसकी एक झलक हम यहां देखेंगे। तो मलेशिया में आसियान समिट की शुरुआत हो गई है। राजधानी कुआलालंपुर में इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इस थीम के साथ इस बार आसियान देश चर्चा करते नजर आएंगे। व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर खासा जोर रहेगा, इस पर बातचीत होगी। और समिट में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त मलेशिया पहुंच चुके हैं। 2017 के बाद पहली बार वो सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। तो यकीनन ये बात इस समिट को ऐतिहासिक बनाती है, खास बनाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे, इसमें भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन वर्चुअली शामिल होंगे, वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समिट में विजन 2045 अपनाया जाएगा। जब तमाम देश बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ऐसे में तमाम अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत होगी और विजन 2045 को यहां पर अपनाया जाएगा। भारत आसियान में साझेदारी की एक नए आयाम की हम उम्मीद कर सकते हैं। साझेदारी की नई ऊंचाइयां छूते हुए नजर आ सकते हैं। व्यापार और निवेश की बात करें तो 2022 और 23 में 122 अरब डॉलर का व्यापार रहा था। भारतीय कंपनियों ने ऊर्जा, खनन, फार्मा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया था और इस बार भी आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि व्यापार और निवेश अहम कड़ी होगी साझेदारी को बढ़ाने में। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, कलादान जैसे प्रोजेक्ट काफी कारगर साबित हुए हैं और व्यापार और आवाजाही भी आसान बनाई है।
सुरक्षा भी अहम कड़ी है दोनों रिश्तों की पृष्ठभूमि में। तो 2023 में भारत आसियान का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ था। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्वाड सहयोग की अगर हम बात करें, उस लिहाज से भी भारत को बेहद भरोसेमंद साझेदार के रूप में ये वो देखते हैं तमाम देश। तो भारत यहाँ पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में काफी मजबूती से उभर कर आया है। 2023 में भारत आसियान का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ था। तब से सुरक्षा के क्षेत्र में अहम सहयोग हमने देखा है और वहां से तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर किस तरह से भारत आसियान जो व्यापारिक समझौता है, हम बात करें निवेश की, किन क्षेत्रों में अब हम और ज्यादा संभावनाएं देख सकते हैं, ये अहम होगा। कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे की हमने जिक्र किया। कैसे इस साझेदारी को वो और मजबूती दे रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुआलालंपुर में जो एशिया, हम कह सकते हैं आसियान एक तरह से एशिया की नई दिशा तय करने वाला एक अहम कड़ी साबित होगा। एक केंद्र के रूप में इस वक्त हम इस समिट को देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है आसियान शिखर सम्मेलन, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका विषय इस बार समावेशन और स्थिरता को रखा गया है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 3 दिवसीय ये सम्मेलन न सिर्फ आर्थिक साझेदारी बल्कि वैश्विक संतुलन के रूप में भी किस तरह से नए समीकरण अगर हम गढ़ने की बात करें तो उसमें ये अहम साबित हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को आसियान की अध्यक्षता संभालने पर बधाई भी दी और भारत आसियान के व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने का संकल्प भी दोहराया है। भारत की अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो आसियान उसका स्वाभाविक सहयोगी है, चाहे बात हो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की, ग्रीन एनर्जी सहयोग की या फिर डिजिटल इकोनॉमी की। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं जिस पर हम अभूतपूर्व सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। संभावनाएं यहां पर साफ तौर पर दिखती हैं। कैसे इंडो पैसिफिक में भी शक्ति संतुलन के लिहाज से अहम साबित हो सकता है आसियान सम्मेलन, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। भारत के लिए ये सम्मेलन एक हम कह सकते हैं एक अवसर के रूप में है। पूर्वी एशिया में कैसे आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और गहराई देने की बात हो आसियान की, तो कैसे ये आसियान सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, वही देखने वाली बात होगी। आसियान की धान की बालियां जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के रिश्ते भी दोस्ती, विकास और विश्वास की डोर में गुंथे हुए हैं। एक शांत, समावेशी और स्थिर एशिया की आकांक्षा के साथ इस आसियान सम्मेलन को बेहद प्रमुखता से देखा जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। अंशुल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस 2 दिवस की आसियान शिखर सम्मेलन की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री इस बार जुड़ेंगे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से इस बार जुड़ रहे हैं और विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर, ऐसी भी हमें खबरें मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बार जिस तरह की थीम रखी गई है, समावेशिता और स्थिरता की बात हो रही है, इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। अगर पहली प्रतिक्रिया इस आसियान सम्मेलन पर आप देंगी कि किस तरह से इस वक्त तमाम देश यहाँ जुड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से और भी इस पर निगाहें तेज हो गई हैं। निश्चित तौर पर जया, ये जो आसियान का शिखर सम्मेलन है, ये जिस प्रकार की हम पूरी भूज राजनीतिक परिस्थिति अपने आसपास देख रहे हैं, वैश्विक राजनीति में जिस प्रकार की उथल पुथल हम निरंतर देख रहे हैं, उसके बीच इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में बैंकॉक में स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। 10 मेंबर स्टेट्स रहे हैं, जिसमें अब एक तिमोर
तिमोर लेस्ते और एक फुल मेंबर के रूप में आज से इसमें जुड़ रहा है। और भारत आसियान के संबंध न सिर्फ यदि हम आसियान के मेंबर नेशंस को देखें तो सिविलाइजेशनल दृष्टि से, बल्कि चाहे आप फिर सामरिक क्षेत्र देखें, सुरक्षा का क्षेत्र देखें, व्यापार का क्षेत्र देखें, विशेषकर एक हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स की दृष्टि से देखें, तो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर ये जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं और विश्व के हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके दैनंदिन जीवन में प्रभावित कर रही, तो इसके समाधान ढूंढने के लिए जो एक समावेशिता और स्थिरता की बात की जा रही है, तो इंक्लूसिविटी कि आसियान का विस्तार भी हो रहा है और इसके साथ साथ एक जो हम ग्लोबल साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट होते हुए देख रहे हैं, तो इसी को रिफ्लेक्ट करती है ट्रंप की ये यात्रा और उनका आसियान के इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करना। और भारत ने जिस प्रकार से बीते वर्षों में आसियान के साथ अपने संबंध विकसित किए हैं, तो न सिर्फ आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। हम देखें कि कैसे 1992 से ये यात्रा शुरू हुई थी, पहले एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में, फिर इसके बाद 1996 में समिट पार्टनर के रूप में, 2002 में डायलॉग पार्टनर के रूप में और फिर 2022 में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है उसके साथ आसियान के साथ हम आगे बढ़े। और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे भारत और आसियान संबंधों में इन तमाम क्षेत्रों में हम स्थितियों को और बेहतर बनते हुए देख रहे हैं। तो इसी एक जो मैंने उदाहरण दिया, इसको हम वैश्विक स्तर पर यदि ले जाएं, तो आसियान जिस थीम के साथ इस बार अपने शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो उसमें एक लीडरशिप फोकस रखते हुए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देते हुए, कल्चरल कनेक्ट्स को बढ़ावा देते हुए, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को कैसे बढ़ाएं, और फिर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हुए अलग अलग जो अनकन्वेंशनल थ्रेट्स भी हैं जिनसे न सिर्फ आसियान के देशों को पर विश्व के दूसरे देशों को भी दो चार होना पड़ रहा है, और विशेषकर जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, तो उनको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के जो है बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आसियान देशों के प्रमुखों के साथ साथ अंशुल अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों की प्रतिनिधियों की भी यहाँ पर मेजबानी मलेशिया कर रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो इंडो पैसिफिक के नए समीकरण भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जया, क्योंकि जब हम ये तमाम आसियान के मेंबर नेशंस की लोकेशन देखते हैं, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, यहाँ पर एक इस पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस फ्री रखना, इसको शांत बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना इन देशों के लिए भी बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर जब फिर हिंद प्रशांत फोकस में आता है, तो यहाँ भारत ने जिस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांत, स्थिर और किसी भी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस से फ्री बनाए रखने के लिए जो लगातार प्रयास किए हैं, उसमें मैं आपको उदाहरण दूं कि मॉरिशस की धरती से 2 बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राओं के दौरान पहले सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल डॉक्ट्रिन की घोषणा की थी, जिसमें हिंद महासागर को किसी भी इन्फ्लुएंस से मुक्त रखा जाए, और इसमें कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत की भी फिर बात आती है कि बात की गई थी, और उसको एलिवेट करते हुए फिर मॉरिशस से ही उन्होंने इसको महासागर में परिणत कर दिया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि जो ये सागर और महासागर की नीति है, इसमें जो आसियान के देश हैं उनको भी अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र को भारत जिस प्रकार से स्थिर और शांतिप्रिय बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। और यही कारण है कि 2012 से जो हमने देखा कि आसियान और भारत के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो शुरू हुई, और इसके बाद हमने देखा कि 2022 में इसके एक वर्षगांठ के तौर पर पंचवर्षीय और 5 बिंदुओं का एक प्लान भी हमारे सामने आया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष आसियान के शिखर सम्मेलन में शिरकत भी की थी और इस पर विस्तार से बात भी की थी। तो निश्चित तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र आसियान भारत संबंधों की दृष्टि से भी, आसियान के मेंबर नेशंस की दृष्टि से भी, और इसको यदि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊं तो इस दृष्टि से भी एक विशेष महत्व का मुद्दा है, बात है, क्षेत्र है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत के लिए भी आसियान सिर्फ पूर्वी पड़ोसी नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की रीढ़
की हड्डी के रूप में हम देख सकते हैं, जहां से खुलते हैं रास्ते। कनेक्टिविटी की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, ग्रीन एनर्जी और या सांस्कृतिक सहयोग की बात करें, किस तरह से आपको लगता है अंशुल, अगर इस बार हम बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा छाए रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं आसियान समिट में? क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें शिरकत कर रहे हैं तो ज़रूर अगर हम व्यापार और आर्थिक जगत की बात करें तो ऐसे में टैरिफ का मुद्दा भी उठेगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ ट्रंप की यात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने जो बीते कुछ समय में जिस तरह की उथल पुथल अपने आसपास देखी है, दो आप देखती हैं कि ओपन वॉर्स थिएटर्स जो हैं वो हम दुनिया में देखते हैं। हालांकि अभी इजराइल और हमास के बीच हम एक सीज फायर का पहला फेज देख रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा इस पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार एक उथल पुथल का परिदृश्य बने हुए देखते हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब हम सुरक्षा की दृष्टि से स्थिरता बनाए रखने की बात को करें, या हम पर्यावरण संरक्षण के ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें, या अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की बात करें, जिसकी विच इज द नीड ऑफ द आवर एट द मोमेंट, तो ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आसियान अपने स्तर पर भी, भारत के साथ भी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी लगातार काम कर रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से आसियान और भारत ने आसियान इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2000 से 21-2025 तक लॉन्च किया था। अभी ये ईयर ऑफ टूरिज्म है जो भारत और आसियान के लिए चल रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ऑल इन ऑल, चाहे वो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र से हम जुड़े हुए देखें तो इसमें अलग अलग प्रकार की सुरक्षाएं, इसमें न सिर्फ हम एक मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, इसमें फिर जया साइबर सिक्योरिटी का भी मुद्दा जुड़ जाता है, क्योंकि ये आसियान मेंबर नेशंस का जो हम पूरा क्षेत्र देखते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी देखते हैं, तो पायरेसी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चैलेंज है यहाँ की सुरक्षा के लिए। तो उससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आतंकवाद निरोधी उपायों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ब्लू इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाए, इसकी बात हमारे प्रधानमंत्री लगातार करते चले आ रहे हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को अपने योगदान की बात करते हैं तो हमें ऐसे नवीन सुझावों और पहलों पर ध्यान देना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बजाय जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं और उससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को फिर हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा और इसमें फिर साइंस और तकनीक से जुड़ा हुआ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन हमारे सामने आ जाता है जिसकी आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन और डिजिटल फ्यूचर मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, क्योंकि भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से और इन देशों के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत की गुड प्रैक्टिसेस भी इन देशों के साथ लगातार साझा करता आ रहा है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण मंच है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय रहे। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार चर्चा का विषय रह सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये खास कार्यक्रम और ये खास चर्चा जारी रहेगी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस समिट में वर्चुअल माध्यम से शिरकत कर रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारी खास मेहमान अंशुल जोशी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अंशुल, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं मौजूदा वैश्विक चुनौतियों को इसको लेकर लगातार यहाँ पर बात होगी, इस पर उम्मीद की जा सकती है कि आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये विजन है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड फ्यूचर, किस तरह से अगर हम इसको देखें आसियान में ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में बन सकता है?
निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगातार आसियान जैसे संगठनों के साथ न सिर्फ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से किस तरह से हम जो एक प्रायोरिटाइज्ड एरियाज हैं उन पर हम कैसे काम कर सकते हैं और टाइम बाउंड एक रोड मैप लेकर के किस तरह से अपने विजन और मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं, इसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते चले आ रहे हैं। और शेयर्ड गोल्स के साथ एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी को, एक दूसरे की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए फिर आगे सहयोग को अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। और इसको लेकर के पिछले शिखर सम्मेलन में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम किस तरह से कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र में बेहतर बना के, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, तो इसके बाद फिर कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है मेंबर नेशंस और भारत के बीच में हमने बढ़ती हुई, शुरू होते हुई देखी। इसके अलावा किस तरह से हाईवेज का निर्माण किया जाए, जिससे कि न सिर्फ आवागमन के साधनों की दृष्टि से एक सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने की दृष्टि से हम काम कर सकते हैं। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ये पूरा हाईवे है, इस पर काम लगातार जारी है। कैसे साइबर पॉलिसी को बनाया जाए कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके, कैसे डायलॉग्स के माध्यम से इन मेंबर नेशंस के जो अपने अपने भी आर्थिक या कोई सामरिक इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आसियान देखिए एक संगठन है, उसके 10 सदस्य देश हैं और हर एक सदस्य देश का चीजों को देखने के प्रति अपना एक नजरिया है जया, और उनकी अपनी स्थितियां हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में भी अभी इंगेज्ड है। तो इस तरह की स्थितियों में कैसे समाधान को खोजते हुए हम एक प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करें हर एक मेंबर नेशन के लिए, और इसको हम आगे कैसे लेकर के जाएं। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से, जिसमें फिजिकल कनेक्टिविटी बेहतर हो, डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बेटर हो, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और बेटर हो, और यहाँ पर जिस तरह के सांस्कृतिक संबंध भारत और आसियान के तमाम मेंबर नेशंस के बीच में है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर कनेक्ट्स हैं जो हमें इन तमाम देशों के साथ में जोड़ते हैं। और इनको और आगे ले जाते हुए हम कैपेसिटी बिल्डिंग और स्केल और स्पीड के साथ, चाहे आर्थिक क्षेत्र में आप एक ग्रोथ की बात करें या सामरिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग और आगे बढ़ने की हम बात करें, या हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की, आगे बढ़ाने की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग को हम नई दिशा में ले जाने की बात करें, पर्यावरण संरक्षण को योगदान की बात करें, तो फिर यहां से ये तमाम जो डायमेंशंस हैं हमको निकलते हुए नजर आते हैं। पर निश्चित तौर पर इस शिखर सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए इस मूल मंत्र पर मुझे लगता है कि हमें कुछ अच्छा सुनने को, देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अंशुला, आपने आर्थिक उसकी बात करी, व्यापार की बात करी, तो एक बेहद भरोसेमंद आर्थिक व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत और आसियान को हम देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका और चीन दोनों की मौजूदगी है, तो ऐसे में एक बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बनाना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और साथ ही जिस तरह की संरक्षणवाद का युग भी देख रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबंध की बात करें या टैरिफ्स की बात करें, इन सब के बीच अगर हम देखें तो कैसे आसियान भारत के लिए और भी भरोसेमंद आर्थिक व्यापारिक साझेदार के रूप में हम देख सकते हैं। और जो हम 2045 का विजन लेके चल रहे हैं, उस लिहाज से क्या कुछ संभावनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं? जया, ये एक बहुत ही अच्छा हम एक इंगेजमेंट का एरिया देखते हैं आसियान मेंबर नेशंस और भारत के बीच। और हमने देखा कि लगातार किस तरह से जब हम इकोनॉमिक इंगेजमेंट की बात करते हैं, आर्थिक रिश्तों की बात करते हैं, वो लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। 122 अरब यूएसडी का व्यापार अभी आसियान मेंबर नेशंस के साथ भारत का है। चौथे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में हम जानते हैं आसियान और के मेंबर नेशंस और भारत को। और हम देखें कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स और मैकेनिज्म्स के माध्यम से किस तरह से आर्थिक सहयोग को और आगे ले जाया जा सके, चीन और अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद इस पर लगातार प्रयास जारी हैं। तो आसियान के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और भारत के जो हमारा पूरा एक इकोनॉमिक डेलीगेशन है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उनके साथ एक हमारी सेक्टोरल बॉडीज स्थापित हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और किस तरह से बिल्कुल इन संभावनाओं को हम आगे भी देखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंशुल जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, फिर हम इस जवाब को पूरा करेंगे। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।
कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश यहाँ पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन। हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी जुड़ी हुई है। कैसे आर्थिक जगत में कैसे व्यापारिक रिश्तों को और बेहतर बनाया जा सकता है संरक्षणवाद के इस युग में, अनिश्चितता के इस युग में। बिल्कुल अंशुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें तो चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है आसियान और 2022 और 23 में करीब 122 अरब डॉलर का हमने व्यापार देखा था और ऊर्जा खनन, फार्मा क्षेत्र, इन पे भी निवेश बढ़ाया गया था। लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम और ज्यादा उम्मीद इस वक्त देख सकते हैं, संभावनाएं देख सकते हैं मौजूदा चुनौतियों को पार पाते हुए? निश्चित तौर पर जैसे कि मैं अपनी बात साझा कर रही थी आप सभी के साथ, तो जिस तरह से भारत और आसियान के बीच के आर्थिक संबंधों में लगातार मजबूती आ रही है, हमने देखा कि किस तरह से 122 अरब यूएसडी का व्यापार जो है दोनों तो आसियान और भारत के बीच में रहा है और लगभग 41 से 42 बिलियन यूएसडी का हमने एक्सपोर्ट किया है और लगभग 80 से 82 बिलियन यूएसडी का हमने इंपोर्ट किया है आसियान से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में आसियान की जगह भारत की यदि हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें और एक सुरक्षित सहयोगी के रूप में देखें तो बनती हुई नजर आती है। और निश्चित तौर पर सिंगापुर जैसे देश हैं वो भारत में लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने एक फेज्ड वाइज मैनर में फिर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने की बात की है और इसमें आप चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के साइंस और तकनीक को बढ़ावा देना, फार्मास्यूटिकल्स का जो क्षेत्र है इसमें निवेश की बात उन्होंने की। तो ये जो तमाम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आसियान का हम निवेश भी बढ़ते हुए देख सकते हैं और ये मुझे लगता है कि कुछ ये फोकस्ड एरियाज भी रहने वाले हैं जिसमें आसियान और भारत के व्यापार को अलग अलग फिर क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करते हुए आगे ले जाया जा सकता है। और इसी दिशा में आप देखिए कि आसियान इंडियाज फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी साइन हुआ था 2003 में और इसके बाद से एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड की जाए और अलग अलग चाहे गुड्स का ट्रेड हो या सर्विसेज की बात हो तो दोनों ही में किस तरह से व्यापारिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को विस्तार दिया जा सके, इसकी निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से जो है वो जर्नी आगे जा रही है। बिल्कुल, यानी कि विकास ऐसा हो जो सीमाओं से परे सबको जोड़े, यही विजन है भारत का भी। और आपने निवेश में बढ़ती संभावनाओं का जिक्र किया, तो इस वक्त भारत बढ़ रहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ। कैसे इस विजन को भी और मजबूती से रखते हुए नजर आएगा भारत इस बार? भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो बात करता है और अपने विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर कई ऐसे डायमेंशंस हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ओन करके जया हमने उनको अपनी राष्ट्रीय योजनाओं में परिणत करके और उन राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने दो चीजों को सुनिश्चित किया, एक तो जन भागीदारी और दूसरा किस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जो फायदा है वो हमारे समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को मिले। और यही कारण है कि हम चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बात करें, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करें, युवाओं के विकास की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, टूरिज्म क्षेत्र में विकास की बात करें, अपने कृषकों को हम कैसे और विकसित बना सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसकी बात करें। तो ये तमाम ऐसे लक्ष्य हैं जिनको लेकर के भारत आत्मनिर्भर बनने की यात्रा पर लगातार जारी है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, कल ही की खबर है, रशिया में भारत जॉइंट वेंचर के माध्यम से अपना फर्टिलाइजर्स प्लांट जो है वो स्थापित कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि जब चीन से हमें फर्टिलाइजर्स सप्लाई में एक कर्व हुआ, एक वहां रोक लगाई गई, तो इसके बाद
विश्व के तृतीय सबसे बड़े फर्टिलाइजर्स के उत्पादक होते हुए भी चूंकि हमारी खपत बहुत ज्यादा है, हमारी खपत विश्व के दूसरे नंबर पर आती है, हम कृषि प्रधान देश हैं, तो हमने अब इस तरह से अपनी एक बहुत डायनामिक मेक इन इंडिया एंड जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से, एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच के माध्यम से हमने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करना शुरू किया है। तो उसी तरह आसियान के साथ जिस तरह से हमारा एक भरोसे का रिश्ता है, तो भारत मेक इन इंडिया के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि सिंगापुर और भारत जैसे देशों के बीच में, मैं उदाहरण दे रही हूँ, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम देखते हैं। सिंगापुर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, और हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास जगह है, हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। तो सिंगापुर के निवेश के माध्यम से और हमारी भूमि, हमारे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास जितने स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उसके माध्यम से हम जॉइंट वेंचर्स करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो जया, इसी तरह से जो दूसरे मेंबर नेशंस हैं उनके साथ भी हम लगातार द्विपक्षीय स्तर पर और फिर आसियान के माध्यम से हम सहयोग को जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो तमाम क्षेत्रों में हम सहयोग जारी रखेंगे और यही संभावना है, यही उम्मीद है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो तमाम सदस्य देश हैं वो अपने सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। आपने तमाम क्षेत्रों की बात करें जिसमें आज भारत अपनी विकास गाथा लिखते हुए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का जिक्र कर रहा है। एग्रीकल्चर है, डिजिटल इकोनॉमी है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आपको लगते हैं भारत की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग इस वक्त नज़र आते हैं? और साथ ही साथ जो तमाम विषयों की हमने जब बात की थी तो उसमें कैसे जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है जिस पर खासा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जो भारत आसियान जो ग्रीन फंड है और जो रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन है, किस तरह से जो ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी है भारत की, वो भी एक मजबूत कड़ी के रूप में उभर रही है अगर हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करें तो? निश्चित तौर पर जया, और जब हम आसियान के साथ इन तमाम उद्देश्यों को और मुद्दों को लाकर के जब हम भारत की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो भारत लगातार यूनिलैटरल लेवल पर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑब्जेक्टिव्स को योगदान देने के लिए हम पेरिस अग्रीमेंट का भी पार्ट हैं, हम कॉप में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा को और स्वच्छ ऊर्जा को, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारी जो पंचामृत है या हमारी जो लाइफ है, इन योजनाओं के माध्यम से हमने कई ऐसे लक्ष्य हैं जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो अपने कार्बन एमिशन को कट करने की, कम करने की बात हो, या हमारे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा बेस्ड इकोनॉमी की तरफ कैसे ले जाएं उसकी बात हो, तो उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग हमारे लक्ष्य हमने लिए थे उनमें से कई लक्ष्यों की हमने पूर्ति भी कर ली है और समय से पहले कर ली है। तो वी हैव गुड प्रैक्टिसेस टू शेयर विद द अदर नेशंस जो इस एक क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पर आसियान की तमाम जो सदस्य देश हैं इनका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ भारत, मैं आपको बताऊं कि सोलर अलायंस का प्रणेता है, भारत बायोफ्यूल अलायंस का प्रणेता है, और आपको याद होगा कि जब हमने G20 को होस्ट किया था और दिल्ली डिक्लेरेशन आया था तो उसमें हमने पहली बार बायोफ्यूल अलायंस की बात की थी। इसके पहले सोलर अलायंस को भी भारत ने स्थापित किया, जिसमें लगातार ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साथ जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं उनका भी योगदान हमको मिल रहा है। तो इस दृष्टि से स्वच्छ ऊर्जा को, हरित ऊर्जा को कैसे आगे ले जाया जाए, इसमें किस तरह से विज्ञान और तकनीक की मदद से जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, आसियान किस प्रकार से यहाँ एक निवेशक की भूमिका निभा सकता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और फिर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आसियान और भारत के बीच में हमने लगातार एक सहयोग को इस एक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए देखा है। तो न सिर्फ एक समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो स्वच्छ समुद्री व्यापार को लेकर के भी आसियान और भारत लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बिंदु आपने उठाया है, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा भी होगी और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आउटकम्स भी या नए अग्रीमेंट्स भी हमारे सामने आते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, किस तरह से और भी ज्यादा कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स हम यहाँ पर बना रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंशु, हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत आसियान शिखर सम्मेलन पर हमारी खास पेशकश। क्या मायने हैं आसियान समिट के, भारत की किस तरह से भारत की भूमिका हम देख रहे हैं इन वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु, और किस तरह से भारत जो आज ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ बनता जा रहा है, कैसे उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर आसियान में हम देखेंगे। इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भारत की भूमिका पर, भारत की मौजूदगी, कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जब भी हम किसी भी देश के साथ बेहतर रिश्तों की बात करते हैं, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, कैसे वो इस साझेदारी को और मजबूत करते हैं और किन किन और दिशा में हम इन कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का निर्माण भी देख सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया है जया, और ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि जब हम आसियान भारत संबंधों की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी एक बहुत ही प्रायोरिटाइज्ड एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी को लेकर के भारत आसियान के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। कुछ के उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है, ये एक अभी हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के उत्तर पूर्व को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए पूरा हाईवे बनाया जा रहा है, और भारत से चल करके थाईलैंड पहुंचेगा ये हाईवे वाया म्यांमार। फिर इसके अलावा आप देखिए तो एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भी है जो भारत के पूर्वोत्तर को फिर साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है, जिसमें कि रिवर लाइंस का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पोर्ट्स का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सड़कों पर भी इस प्रकार के राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इंडिया को म्यांमार से सीधे अलग अलग ये रूट से जोड़ दिया जाएगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है जो आसियान के साथ भारत का चल रहा है, वो है मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको हम MIEC के भी नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के जो मेकोंग सब रीजन है, वहां से भारत को जोड़ने के लिए ये पूरा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो कमर्शियल है, वो इकोनॉमिक है, ताकि जो अलग अलग भारत के इंडस्ट्रियल हब्स हैं, अलग अलग जो ऐसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हब्स हैं, तो जैसे कि चेन्नई जैसा शहर है, या फिर अब हम वियतनाम में देखें तो होची मिन सिटी है, बैंकॉक को आप देखिए थाईलैंड में, तो इस प्रकार के शहरों से, यानी कि एक जो इंडस्ट्रियल शहर है या एक्सपोर्टर या इंपोर्टर शहर है, उसको दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के शहर से जोड़ने के लिए बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर आप देखिए मैरीटाइम कनेक्टिविटी पर भी भारत और आसियान लगातार काम कर रहे हैं ताकि सी लेन कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। अलग अलग मैरीटाइम रूट्स पर इसके लिए काम किया जा रहा है, और आसियान भारत के बीच में इसीलिए मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेकर के एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी साइन हुआ, और इस पर और लगातार जो है बिंदु जोड़े जा रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है। इसमें वर्किंग ग्रुप्स बनके किस तरह से शिपिंग नेटवर्क्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसमें भारत साउथ ईस्ट एशियन देशों की सहायता कर रहा है। और एक कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जो कि जिसपे कि आसियान और भारत साथ में काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें हमारे सामने अभी अगले 2 दिन में आती हुई दिखाई पड़ेंगी जया। तो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के आसियान और भारत बहुत एज अ की प्रायोरिटी और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है जो ग्राउंड जीरो पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ उम्मीदें और संभावनाएं हो सकती हैं, अब इस पर नजर हमारी है। तो हमारे इस खास चर्चा में हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। एम्बेसडर SR तयाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। तयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होगी, कैसे संभावना होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये तो जाहिर है साफ तौर पर कि ये जो सम्मेलन है, हम आर्थिक स्थिति पर बात कर रहे थे, आर्थिक साझेदारी पर बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस बार जो तमाम सदस्य देशों के साथ और भी देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, ऐसे में एक वैश्विक संतुलन के नए समीकरण गढ़ने वाला भी ये मंच साफ तौर पर साबित होगा, और कैसे इंडो पैसिफिक में भी और बेहतर संतुलन और शक्ति संतुलन की उम्मीद हम कर सकते हैं, उसकी राह भी कहीं ना कहीं आसियान सम्मेलन से आप देखते हैं इस बार निकलती हुई नजर आएगी। देखिए, जैसा आपने संकेत किया, पूरा विश्व इस समय कुछ एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है।
चाहे वो व्यापार की तरफ से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, और इंडो पैसिफिक में आसियान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक केंद्र बिंदु है। आसियान की सेंट्रलिटी को पूरा विश्व मानता है। ईस्ट एशिया में ईस्ट एशिया समिट भी होगी 3 दिनों में। पर जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं और जो बड़े देश हैं बहुत अपना स्वार्थ ही आगे देख रहे हैं और पूरे विश्व को साथ लेने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मलेशिया में जो इस समय हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी वहाँ पर हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर हैं और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी वहाँ पर हैं। ये रेगुलर अटेंडीज नहीं हैं आसियान समिट के, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक नया समीकरण विश्व का राजनीति का और ईस्ट एशिया का, इंडो पैसिफिक का, ये बनाने का शायद प्रयत्न है। राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर हैं और ये भी पहले बहुत कहा जा रहा था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पर वो वहाँ पर हैं और हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ पे होंगे। तो जिस तरह से देखिए, जो इस तरह की समिट्स होती है वहाँ जो भाषण होते हैं उनमें तो कुछ संकेत ही मिलता है, पर असली बातचीत क्लोज डोर होती है। जो इंटरनल बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं और जो रिट्रीट होती है उसमें बहुत गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जाती है। मैं समझता हूँ कि इस समय जो इस क्षेत्र के सामने, आसियान के सामने, आसियान के और ASEAN+6 देखें, उनके सामने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो व्यापार का है, ट्रेड का है। जो टैरिफ जिस तरह से लग रहे हैं, और कल मलेशिया की तरफ से कहा गया कि आसियान की जो न्यूट्रलिटी है, आसियान का जो सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड कह लीजिए या सबसे बड़ा है कि जो 10 देश हैं, अब 11 हो गए हैं जी, वो पॉलिटिकली या किसी खेमे में नहीं है। ये 10 देश आसियान मिलकर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव विश्व के सामने रखते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें एशिया, इंडो पैसिफिक, ईस्ट एशिया का सोच शामिल होता है। तो मलेशिया ने कहा है कि उस पर कुछ अब दबाव आ रहा है। अब ये दबाव क्यों आ रहा है, हमने देखा, जो अगर पिछले समिट्स की कुछ बात करें और हमारे दर्शक भी अगर पुरानी जो मीटिंग्स हुई हैं उनको देखें, तो बहुत गंभीर मुद्दे जैसे कि साउथ चाइना सी पे जिस तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है एक देश की, उसके खिलाफ भी आसियान कोई भी गंभीर एक आवाज़ उठाने में अशक्त रहा है। क्योंकि 2 देश ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल पर, जो हमेशा उस देश को, जो पूरा स्टेटस को साउथ चाइना सी का ख़राब कर रहा है, पूरे ईस्ट एशिया का उसको अदल बदल कर रहा है, उसके खिलाफ वो कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आसियान के जितने भी निर्णय होते हैं, जितने वक्तव्य होते हैं, वो यूनानिमिटी से होते हैं। एक देश भी उसको वीटो कर सकता है। तो इस तरह से आसियान को किसी भी गंभीर मुद्दे पर अच्छी तरह जो बात सही है उसको कहना मुश्किल हो जाता है। और वो जनरली इस तरह होता है कि आसियान के जो चेयर हैं, जैसे इस समय मलेशिया चेयर है, वो अपने वक्तव्य में कुछ बात ऐसी कहने का प्रयत्न करते हैं जिन पर यूनानिमिटी नहीं हुई है। तो बातचीत होगी, बातचीत बहुत गहराई में होगी, पर शायद हम उसको, उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसमें शायद न देखें। पर महत्वपूर्ण ये जो मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए, भारत के लिए, क्योंकि टैरिफ्स की बात होगी। जो दूसरी बात ये भी होगी कि जब चाइना ने जो इस तरह से रेयर अर्थ्स पर एक एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो बात की है, वो हर देश को उससे मुश्किल आएगी, क्योंकि हर देश को जो भी रेयर अर्थ्स या
चाइना पहले फ्रीली आप जाके खरीद सकते थे, पर अब उसमें एक्सपोर्ट परमिट लगेगा। तो क्या विश्व की जो ट्रेड है, व्यापार है, वो जो एक खुला व्यापार का एक ट्रेंड था, एक ट्रेजेक्ट्री थी पिछले, अगर आप देखें 20 वर्ष में, वो बदल रही है। हर देश क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है व्यापार को, और जिसका जहाँ कुछ वर्चस्व है, जिसकी जहाँ पे कुछ मोनोपोली है, उसको वो एक्सप्लॉइट करने का प्रयत्न कर रहा है। तो मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं जो विश्व की और इस आसियान मेंबर्स की, ASEAN+6 की आर्थिक नीति को भी प्रभावित करते हैं, सामरिक नीति को भी प्रभावित करते हैं, और किस तरह से आगे पूरे इंडो पैसिफिक में, पूरे ईस्ट एशिया में एक शांति और स्टेबिलिटी का वातावरण रहे, उसको कैसे बना के रखें, क्योंकि उसमें बहुत झटके आ रहे हैं, बहुत उसके ऊपर एक दबाव आ रहा है। इन सब बातों पर चर्चा होगी, पर फिर मैं ये कहूँगा कि वक्तव्यों को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा सब, और प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट जो आएगा इसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री का, उसको बहुत ध्यान से देखना होगा, पर शायद जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत कुछ सामने ना आए। बिल्कुल। एम्बेसडर दयाल को हमने सुना। प्रोफेसर जोशी, जिस दबाव और जिस बैलेंसिंग एक्ट की हम जिक्र कर रहे थे, उनका जिक्र यहाँ पे किया, और बार बार यहाँ पर अमेरिका का जिक्र और चीन का जिक्र आ रहा है कि इनकी मौजूदगी यकीनन नए समीकरण की और एक नए एज की ज़रूर तरफ इशारा करती है। लेकिन जिस न्यूट्रलिटी के लिए आसियान देश जाने जाते हैं, क्या या भारत का भी जो विजन है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, कैसे ये एक ताकत के रूप में उभर कर आएगा इस समिट में? कहीं ये इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो इनकी कमजोरी ना बने, किस तरह से आप इसको देखती हैं? और जैसे अगर यकीनन जैसे हम बात करें कि हिंद प्रशांत महासागर में जो रणनीतिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से आसियान भारत के लिए बेहद ज़रूरी है, ऐसे में जब हम इस सम्मेलन की बात करें तो क्या कुछ नई संभावनाओं की शुरुआत होती हुई नजर आती है? जया, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह की दुनिया में हम आज रह रहे हैं, एक मल्टीपोलैरिटी से भी आगे बढ़ के एक मल्टीप्लेक्सिटी की हम दुनिया देख रहे हैं, जिसमें बजाय कि शक्ति के जो अलग अलग पोल्स हों, उसकी बजाय हम देख रहे हैं कि अलग अलग थीम्स को लेकर के देश बायलैटरली और मल्टीलैटरली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के माध्यम से भी समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी दुनिया में हम देख रहे हैं कि कैसे युद्ध लगातार जारी हैं, और इन जारी युद्धों के बीच में हम बार बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी तनातनी की स्थितियां बनते हुए देखते हैं। तो भारत का हमेशा ये प्रयास रहता है, जो सबका साथ और सबके विकास की आपने बात कही, उसमें सबका विश्वास भी बना रहे और सबका प्रयास भी हो। और इसीलिए इस हम थीम को देख रहे हैं कि एक इंक्लूसिविटी के साथ में और सस्टेनेबिलिटी के साथ में हम कैसे आगे बढ़ें, समस्याओं का समाधान खोजें। और यहाँ जब आसियान के साथ भारत की पार्टनरशिप आती है, तो हमने लगातार देखा है कि आसियान एक संगठन के रूप में अपने एक न्यूट्रल नेचर और बिहेवियर को रखने में, उसको मेंटेन करने में सफल रहा है। अब इसमें हमने इस बार जो दूसरे ये तमाम महत्वपूर्ण लीडर्स की शिरकत हम देख रहे हैं, इसको देखा तो प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। पर जया, हम ये भी समझे कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मंच प्रदान करना जिसके माध्यम से नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन को हम कैसे आगे बढ़ावा दें, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो एटलीस्ट आसियान के मंच से वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है, जिस पर ये तमाम अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये आकर कम से कम अपनी बात कर सकें, अपने विचार साझा कर सकें। ट्रंप को हम जैसे ये कई वर्षों के बाद इसमें शिरकत करते हुए देख रहे हैं, और इसके आगे वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बातचीत होने की संभावना है। हमने अभी तनातनी की स्थितियां चीन में और रूस में लगातार जारी देखी है कि किस तरह से अमेरिका के माध्यम से 100% के एडिशनल टैरिफ ट्रंप ने इंपोज किए हैं चीन पर, और चीन ने जो अपने क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई है तो वो उसको कर्ब किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो वहां पर एक तनातनी की स्थितियां हमने बनी हुई देखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट यहाँ पर एक ऐसा मंच मिलते हुए मैं देखती हूँ इन राष्ट्राध्यक्षों को कि कम से कम यहाँ पर वो बातचीत करके, बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास कर सके। ओवरऑल जब हम एक संगठन की बात करते हैं तो
जया, जैसे जैसे नए सदस्य जुड़ते जाते हैं, उनकी अपनी जो कुछ आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस होते हैं, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, कई बार लीडर्स का सेल्फिश एजेंडा भी होता है जो फिर इन मंचों को ड्राइव करने का प्रयास करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का स्वभाव ये तमाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है, जिस तरह की हम एक सांस्कृतिक विरासत इन देशों की देखते हैं, तो वहां पर फिर वो एक बुद्ध की धरती हमको दिखाई पड़ती है, और वहीं फिर भारत के साथ वो जो एक अलाइनमेंट है वो हमको जारी दिखाई पड़ता है। तो लगता है कि एक, चलिए कम से कम एक पूरे युद्धों की, एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन की दुनिया में एक पॉजिटिव मंच है जिसको हम हाल फिलहाल कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और बुद्ध का आपने जिक्र किया, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं, वैश्विक स्थिति की, और उसमें इसके बदलते स्वरूप की बात करें, तो जो इसका उद्देश्य है वो भी हम याद कराना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ आसियान की हुई थी स्थापना, और आसियान एक ऐसा संगठन है, एम्बेसडर तैयार, जो ऐसे देशों को साथ लाता है जिनमें काफ़ी अंतर है। एक तरफ यहाँ पर सिंगापुर है जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और उसी तरफ यहाँ पे म्यांमार भी है। तो काफ़ी अंतर है इन देशों में जो एक साथ एक मंच पर आते हैं। लेकिन यही वजह है कि इस बार इसकी जो थीम है वो इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। किस तरह से आप देखते हैं एम्बेसडर तलाल की मौजूदा चुनौतियों का हमने जिक्र किया, इस बार जो फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे उनका हमने जिक्र किया, लेकिन इस सब के बीच आसियान अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने जो उद्देश्यों के साथ जिसकी स्थापना हुई थी, उसको कैसे और मजबूती से पेश करने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा? देखिए, आसियान समय के साथ बदला है। जब शुरू में 5 मेंबर्स थे तो एक एंटी कम्युनिस्ट कुछ उनकी धारणा थी, और पूरा इंडो चाइना उस समय युद्ध में घिरा हुआ था। पर वियतनाम युद्ध जब ख़त्म हुआ 1975 में, उसके बाद आसियान ने अपना रूप बदला, और सब देशों को के लिए उन्होंने आर्थिक एजेंडा अपनाया। जो मेन इसका जो एजेंडा देखें और जिस तरह ये साथ मिलकर काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो है आर्थिक। उसमें आपस में फ्री ट्रेड है उनका, और इस वजह से वो, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 10 देशों की आर्थिक स्थिति भी बहुत फ़र्क है, और उनका आइडियोलॉजी भी काफ़ी फ़र्क है। अब म्यांमार में इस समय देखें तो एक मिलिट्री जुनता है, थाईलैंड में भी कुछ आधी डेमोक्रेसी है, आधी मिलिट्री है, और राजनीतिक तरह से देशों का सोच बदलता रहता है। पर आर्थिक एरिया में वो कोशिश करते हैं कि सब देशों में आपस में भी व्यापार बढ़े, और दूसरे देशों के साथ FTA किया जाए। अब RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एक पहली बार यहाँ समिट होगी, जो पिछले वर्ष लागू हो गया। भारत बहुत सही कारणों से भारत ने उसको ज्वाइन नहीं किया। भारत के कुछ बहुत गंभीर मुद्दे थे, और उनको वो देश अकोमोडेट नहीं कर पाए। पर भारत का ये एक प्रयास है कि भारत आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका एक रिवीजन हो, उसकी अपडेटिंग हो, और उसको इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि भारत के साथ को जो RCEP का मेंबर बनने में जो भी हमें लाभ होता और आसियान देशों को लाभ होता, वो FTA के अपडेटिंग के थ्रू के माध्यम से हो जाए। पर जो CMLV कंट्रीज जिनको कहा जाता है, कम्बोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम तो खैर अब उससे निकल रहा है, बहुत तेज़ी से वियतनाम की आर्थिक प्रगति हो रही है, और दूसरे देशों से निवेश भी वियतनाम में हो रहा है। पर कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार, इनकी आर्थिक स्थिति अभी कंपैरेटिवली कमज़ोर है, और भारत का ये मानना है कि म्यांमार की आर्थिक स्थिति आगे बढ़े और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। आसियान का उसमें भी एक प्रयास है, उनका एक 5 मेंबर का कुछ एक सोच है कि किस तरह से म्यांमार में फिर डेमोक्रेसी वापस लाई जाए, वहाँ पे जो एक गृह युद्ध का सा माहौल हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया था कि कनेक्टिविटी की जो बात है, तो भारत की जो कनेक्टिविटी है
आसियान देशों के साथ, और जिसमें सबसे पहले थाईलैंड आता है, उसमें म्यांमार के माध्यम से ही सब रास्ते जाते हैं, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वो समुद्र का हो। तो म्यांमार में शांतिपूर्ण स्थिति हो, ये बहुत ही आवश्यक है भारत की आसियान के साथ कनेक्टिविटी के लिए। और उसमें कोई नई सोच क्या इस बार आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि म्यांमार में कोई सत्ता परिवर्तन का कोई भी उम्मीद हो सकती है, या वहाँ जो भी इस समय जिस तरह की भी राजनीति है, जिस तरह की भी सत्ता है, उसमें कुछ बदलाव बहुत अधिक आ सकता है। तो पर इसमें आसियान का क्या रोल रहेगा, और क्या आसियान, क्या केवल आसियान ही इस समय म्यांमार में हर पक्ष से बात कर रहा है, और कोई यूएन या और कोई किसी का ऐसा वहाँ कोई ख़ास रोल नहीं है। तो गंभीर मुद्दे हैं, पर किस पर कितना आगे बदलाव आ सकता है वो सोचने की बात है। प्रयास बहुत अच्छी तरह होगा। वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो आ नहीं रहे हैं म्यांमार के, पर कुछ ना कुछ उनसे वार्ता इसके बाद भी होगी। पर ये मानना होगा कि इसका जो आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो जकार्ता में है, वो बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है, और भारत का भी उसमें के साथ लिंक है। हमारा एक एम्बेसडर उसके साथ एक्रेडिटेड होते हैं कि 10 देशों की जो भी आर्थिक स्थिति हो और जिस भी प्रगति के वो स्तर पर हो, चाहे वो OECD मेंबर हो सिंगापुर की तरह, या शायद LDC हो म्यांमार की तरह, सबके हितों को किस तरह साथ लेकर आसियान एक ग्रुप के रूप में काम करे, और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं आसपास की, उनके साथ मिलकर काम करे। चाइना, जापान, रशिया, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबके साथ वो मिलकर, और भारत, तो उसके लिए आसियान का सेक्रेटेरिएट भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। प्रगति कभी कभी लगता है कि स्लो है, वो इसलिए मंदी है क्योंकि जो भी निर्णय, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से भी हो कि किसके साथ कितनी ट्रेड करनी है, कितना टैरिफ रखना है, वो भी 10 देश, अब 11 हो जाएंगे, वो मिलकर निर्णय करते हैं। तो एक देश उस पूरे कार्यक्रम को और प्रक्रिया को रोक सकता है, जिसकी वजह से जो काम करने का ढंग यूनानिमिटी की वजह से बहुत ही धीरे हो जाता है। वो एक चीज़ है जो उनको देखना चाहिए आसियान को कि कैसे उसको आगे करें। तो भारत, इसलिए 2 तरह की रणनीति भारत ने अपनाई। एक तो भारत आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साइंड है, वो ऑपरेशनल है, पर बायलैटरल भी भारत 10 देशों के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसका भी एक हर एक के साथ भारत कर रहा है, जिससे कि जिस देश के साथ हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहें उस गति से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, तो FTA भी अहम कड़ी है, जिसमें आज तमाम देश एक दूसरे के साथ FTA पे फोकस कर रहे हैं। तो भारत के लिहाज से इस क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो एम्बेसडर दयाल और प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एम्बेसडर SR तायल जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारत आसियान समिट पर एक खास पेशकश, क्यों ये आसियान समिट इस बार बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है, और भारत की भूमिका ऐसे में क्या रह सकती है, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर एम्बेसडर साहब ने जिक्र किया FTA का। आज तब तमाम देश एक दूसरे के साथ FTA कर रहे हैं, और भारत का भी इस पर खासा फोकस है। कैसे इस क्षेत्र में आसियान ग्रुप और अलग अलग देशों के साथ क्या कुछ संभावनाएं हम यहाँ देखते हुए नजर आते हैं?
निश्चित तौर पर जया, जब हम चाहे तो ट्रेड रिलेशंस को बेहतर बनाने की दृष्टि से देखें, बोथ फ्रॉम द एंगल ऑफ नंबर्स एज वेल एज लाइक फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हम इस एक क्षेत्र में ऐसे प्रयासों की बात करें जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी, बेहतर बन सके, क्वालिटी ड्रिवन बन सके, तो इसको लेकर के भारत लगातार बायलैटरली और ऐसे अलग अलग संगठनों के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि आसियान के साथ भारत ने 2003 में आसियान इंडिया फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी साइन किया है, और इसके इस 2003 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, इसके तहत एक आसियान इंडिया एफटीए की बात की गई थी, और इसमें किस प्रकार से आसियान इंडिया के बीच में जो वस्तुओं का विनिमय होता है उसको लेकर के फ्री ट्रेड की बात हो, अलग अलग इसके चार्टर में इस प्रकार की बात की गई है। तो ये एक सक्सेसफुली हमने होते हुए इसको देखा। अब इसके अलावा ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बायलैटरली आसियान के जो ये अलग अलग 10 अब 11 जो मेंबर नेशंस हो गए हैं, उनके साथ हमारा जिस प्रकार का एक व्यापार का वॉल्यूम है, उसको देखते हुए एक तो पहले तो वॉल्यूम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं बायलैटरली, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से फिर कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को और अपने जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसको लेकर के निश्चित तौर पर भारत के प्रयास और काम करना जारी है। हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार के प्रयास भारत लैटिन अमेरिका में भी कर रहा है, जहां मर्कोसुर के साथ हमारे एफटीए की बात, यूरोप में अगर आप आकर के देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे एफटीए की का जो अग्रीमेंट है वो लगभग फाइनल एक स्टेज में हम देखते हैं। उसके साथ साथ हम बायलैटरली जो यूरोप के दूसरे देश हैं या लैटिन अमेरिका के दूसरे देश हैं, तो उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया के भी जो ये दूसरे देश हैं, इनके साथ में हम लगातार, पहले तो हमने अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट किया करते हुए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जया, निश्चित तौर पर ये जो एक पूरा प्रयास है वो एक दिन में नहीं हो सकता या कुछ दिनों में नहीं हो सकता, एक फेज्ड वाइज मैनर में एक रोड मैप के साथ इस पर आगे बढ़ा जा सकता है, और मुझे लगता है भारत इसको लेकर के सतत प्रयत्नशील है। बिल्कुल। एम्बेसडर सर, अगर इसी में अगर हम आगे बात करना चाहेंगे, कैसे एक वर्ल्ड सप्लाई चेन में इस वक्त भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है, कैसे भारत की दक्षता भविष्य के लिए कौन से नए द्वार खोलती हुई नजर आती है आसियान के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आसियान की जो इस समय उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो मलेशिया में वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, इंडोनेशिया में पाम ऑयल वगैरह है वो भारत ले रहा है, भारत का निवेश वहाँ इंडोनेशिया में कोल में भी है, भारत वहाँ से कोल भी लेता है। अगर हम सिंगापुर की तरफ देखें तो सिंगापुर से भारत में निवेश बहुत ही अधिक है, मेरे ख्याल से 30-40 बिलियन डॉलर का निवेश सिंगापुर से है। तो हर देश की, आसियान मेंबर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपने कुछ सामान हैं जो वो खरीदना चाहते हैं, कुछ है वो बेचना चाहते हैं। भारत, मैं समझता हूँ कि डिजिटल, साइबर और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें भारत का एक स्थान है। भारत के पास बहुत अनुभव है, और हमारा जो पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया है वो दुनिया में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। जो हमारे यूपीआई कार्ड और आधार और ये सब पूरा पैकेज है, वो गवर्नमेंट का, जो भी हर देश की गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी सहायताएं देती है, बहुत सारी पैकेजेस हैं, बहुत सहायता होती है, उस सबको किस तरह और अच्छा किया जाए और एफिशिएंट किया जाए, उसमें मैं समझता हूँ भारत का बहुत अनुभव है। और भारत ने हमेशा कहा है कि वो हम उनके सबके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक निवेश का सवाल है, इस समय भारत की कंपनियां भी बाहर निवेश करने की स्थिति में हैं, और कुछ देश, आसियान के 5-6 देश, उनके पास
इतना है कि वो भारत में निवेश कर सके। तो प्रोजेक्ट्स बहुत अधिक हैं, जैसे मलेशिया ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारत में निवेश किया है। कुछ नई जैसे टाउनशिप्स डेवलप हो रही हैं भारत में, उसमें सिंगापुर से और मलेशिया से निवेश आ रहा है। तो भारत की जो विकास है वो तो चतुर्मुखी है। देखिए, हर चाहे वो रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या खनिज स्थित, उसके लिए भी भारत में भी काफ़ी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं। और वियतनाम में इस समय रेयर अर्थ्स कहा जाता है कि दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा भंडार रेयर अर्थ्स का इस समय वियतनाम में है। और भारत और वियतनाम में चर्चा हो रही है कि किस तरह साथ मिलकर, और कुछ एक दो देश और भी साथ आए, कि साथ मिलकर वहाँ पर उसको खनिज को जल्द रिफाइन करके और दुनिया भर में सप्लाई किया जाए। तो जहाँ भी कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है कि विश्व में किसी, जैसे रेयर अर्थ्स में इस समय चाइना की स्थिति है, 70-75% पूरी रेयर अर्थ्स की सप्लाई चाइना से होती है। तो सब देशों को लग रहा है कि भाई ये इस तरह का वर्चस्व किसी भी देश का, किसी भी किसी भी क्रिटिकल चीज़ पर ठीक नहीं है। तो सब लोग मिलकर किस तरह काम करें कि उसमें ईज ऑफ सप्लाई चेन्स हो, कॉन्फिडेंस ऑफ सप्लाई चेन्स हो, और ऑल्टरनेटिव्स हों। ये नहीं कि एक ही देश पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़े बाकी देशों को। तो इन सब बातों में भारत का और आसियान के मेंबर्स का इंडिविजुअली और आसियान एज ए ग्रुप, ये सोच बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल अलाइंड है कि विश्व में जो भी व्यापार होता है वो फ्री हो, वो कुछ रूल्स के हिसाब से हो। अब जिस तरह से रोज 10% टैरिफ बढ़ा दिया, घटा दिया, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पूरा एक उन्होंने झकझोर दिया है विश्व के व्यापार जगत को। देखिए, कोई भी देश उससे खुश नहीं है, सब देश बहुत उससे परेशान हैं। और पर किस तरह उससे एडजस्ट किया जाए, किस तरह सब और देशों के साथ इस तरह व्यापार और सामरिक संबंध रखें कि वहाँ उनको स्टेबिलिटी नजर आए। क्योंकि अमेरिका के साथ कुछ इंस्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी सब देशों को दिख रही है कि किस दिशा में वो राष्ट्रपति ट्रंप कोई निर्णय ले लें, वो कहा नहीं जा सकता, उस पर आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। तो कुछ देशों के उस सब वातावरण में भारत एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है स्टेबिलिटी का, चाहे वो इकोनॉमी हो। देखिए, हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, तीसरी हो जाएंगे कुछ साल बाद। दुनिया देख रही है, 140 करोड़ लोगों का देश है, बहुत इकोनॉमी 6-7-8% से आगे बढ़ रही है। तो नए मार्केट, नया बाजार तो भारत के लोग ही देंगे पूरे विश्व को, और एक स्थायी वो मार्केट होगा और जिस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत एक बहुत ही मजबूत पार्टनर होकर विश्व के दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से चल रही है, जिसमें म्यांमार की वजह से और वहाँ में जो सिविल वॉर वगैरह की वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ गतिरोध अवश्य आया है, पर फिर भी उसको कैसे बाईपास किया जाए, डिजिटल संपर्क और बढ़ाया जाए या समुद्र के हिसाब के सहारे और व्यापार किया जाए, ये सब भी बातें हैं। पर दुनिया बदलती रहती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, उनको ओवरकम किया जाता है। ये तो विश्व का हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज रहता ही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत बड़ा ये गतिरोध है। पर हर चीज को जिस तरह जो भी स्थिति हो, उससे वो ठीक से उसको ऊपर आने के लिए मैं समझता हूँ आसियान और भारत बहुत मजबूत साझेदार हैं और पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त जो मौजूदा चुनौतियां हैं उसके बीच कैसे कोई सार्थक बातचीत
यहाँ पर होती नजर आएगी, चर्चा होती नजर आएगी। इसी पर सभी की निगाहें हैं। भारत के लिए आसियान समिट 2025 का विशेष महत्व है, क्योंकि ये इससे भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा देने में एक बेहद यहाँ पर मौका अवसर मिलता है। और क्षेत्रीय भू राजनीतिक की बात करें, आर्थिक और रणनीतिक हितों की हम यहाँ पर बात करें, तो उसको बढ़ावा देने का मंच भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। और भारत आसियान के बीच साल 2010 से जिस तरह का आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो FTA हुआ था वो आज भी जारी है। और यकीनन व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी इस समिट पर खासतौर पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। हिंद महासागर की बात करें और प्रशांत महासागर रणनीतिक दृष्टि से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी आसियान बेहद ज़रूरी है। और कैसे जो संरक्षणवादी नीति है या जो विस्तारवादी नीति के बीच भारत की जो विश्वास की नीति है, उस पर भी यहाँ पर भारत चर्चा करता नजर आएगा। और भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच जो बौद्ध और जो हिंदू सांस्कृतिक संबंध है वो भी काफ़ी गहरे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और टूरिज्म सेक्टर में सहयोग काफ़ी मजबूत है। कैसे हम इन मुद्दों को और विस्तार करते हुए, जलवायु परिवर्तन की बात हो, व्यापार युद्ध की बात हो, जलवायु वित्त जैसी बात हो, या फिर हम बात करें जो मौजूदा विश्व की चुनौतियां हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया, AI की बात हो या साइबर सिक्योरिटी, ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर छाए हुए रह सकते हैं। तमाम हम नए क्षेत्रों की यहाँ पर बात कर रहे थे, तमाम नए मुद्दों की बात कर रहे थे। प्रोफेसर अंशु जोशी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि नई मुद्दों की, किस तरह से मैरीटाइम सुरक्षा के मोर्चे पर भी अगर हम जिक्र करें तो कैसे इस बार इस क्षेत्रों को लेकर सम्मेलन में चर्चा होने की संभावना है, और क्या कुछ अगर हम चर्चा होते हैं तो क्या कुछ संदेश या क्या कुछ समाधान की हम उम्मीद कर सकते हैं? समुद्री सुरक्षा न सिर्फ आसियान के जो सदस्य देश हैं, भारत के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विशेषकर जब हम इन सदस्य देशों की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हैं और जिस तरह से इनके मैरीटाइम टेरिटोरियल और डिस्प्यूट्स को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके लिए अपनी समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना, स्थिरता को बनाए रखना कुछ देशों के लिए एक चुनौती भी है। और एक एक प्रायोरिटाइज्ड नेशनल कहूंगी कि इंटरेस्ट तो है ही। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि लगातार भारत इस बात का प्रयास कर रहा है कि आपसी जो ये तमाम देश हैं, इनके बीच में किस तरह से एक विश्वास का रिश्ता और आगे बढ़े और सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इसे इंश्योर किया जा सके। और इसके लिए काफी सारी चुनौतियां होती हैं जया, जैसे कि किसी एक देश के द्वारा जब असर्ट किया जाता है या इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाता है पूरे उस सामुद्रिक क्षेत्र को, हम यदि हिंद प्रशांत का उदाहरण लें तो हम सभी जानते हैं कि चीन के किस प्रकार के प्रयास बीते कई वर्षों से रहे हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में भी हमने देखा कि ये इन देशों के साथ में कहीं कहीं डिस्प्यूट्स हैं। इसके अलावा सामुद्रिक जो ये तमाम रूट्स हैं, इनमें हम पायरेसी के एक इशू को देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके अलावा अपनी अपनी नौसेना को तैयार रखना और जॉइंट जो ये अब 2023 से भारत का आसियान के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो कैसे ये जॉइंट मिशंस के माध्यम से, अभ्यासों के माध्यम से एक दूसरे के ऑफिशियल्स को ट्रेन करना, गुड प्रैक्टिसेस को शेयर करना, ये भी ये एक हम देख सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु बना है जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं। और फिर यहाँ पर किस तरह से हम इंगेजमेंट को आगे ले जा सकते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि भारत ने पहले मॉरिशस की भूमि से सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल डॉक्ट्रिन की बात की थी और फिर उसको आगे ले जाते हुए महासागर की बात भारत ने मॉरिशस की ही भूमि से की। और लगातार भारत इस बात के लिए आसियान के सदस्य देशों का भी आह्वान कर रहा है कि जो भारत की ये महासागर नीति है, इसमें भारत का सहयोग करें ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सामुद्रिक सुरक्षा है, स्थिरता है, प्रोस्पेरिटी है, उसे बनाए रखा जा सके। और इसके तहत फंडिंग की भी बात आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात आती है, सेंसिटिव डेटा को शेयर करने की भी बात आती है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस की भी फिर यहाँ बात आती है, डिजिटली हम किस तरह से और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ये भी बात आती है। और फिर किस तरह से एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हुए किस तरह से समुद्री सुरक्षा की दिशा में ऐसे फ्रेमवर्क्स
in terms of trade, investments, collaboration, universities with India. That is why I'm particularly delighted to have Prime Minister Narendra Modi, who is a friend of ASEAN and me personally. And I think, thank you very much. Welcome to this ASEAN meeting. And we have had a series of meetings today. And ASEAN-India dialogue relations for us remain a force for stability, for mutual prosperity, and with your strides in economic advancement in various fields, I'm sure it will be beneficial both to India and ASEAN. It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Menteri of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. Please. Your Excellency, प्रधानमंत्री और मेरे मित्र अनवर इब्राहिम जी, Your Majesty, Excellencies, नमस्कार। आपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं और आसियान के नए सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का स्वागत करता हूं। थाईलैंड की क्वीन मदर के देहांत पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से थाईलैंड के राज परिवार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है। चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलिएंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। भारत इन प्राथमिकताओं का पूर्ण समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। HADR, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग
तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया है आसियान समिट को। उनका ये संबोधन हिंदी भाषा में था और अभी हमने उनके संबोधन को सुना, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आसियान के सफल आयोजन के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री को बधाई दी और उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और हम केवल व्यापारी नहीं हैं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य स्तंभ के रूप में है भारत के लिए और जो ये साझेदारी है भारत और आसियान की, वो लगातार तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, जारी है। भारत हमेशा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और भारत हमेशा हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ भारत खड़ा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा विभिन्न क्षेत्रों का भी जिक्र किया जिस पर लगातार भारत इस वक्त काम कर रहा है और भारत और आसियान के सदस्य देश मिलकर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, AI। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी का भी जिक्र किया और 2024 को भारत मलेशिया के लिए एक बेहद अहम साल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है और कहा है कि 21वीं सदी जो है वो भारत और आसियान की है और जो विकसित भारत का लक्ष्य आज भारत 2047 को लेकर चल रहा है वो बहुत ही साथ साथ आसियान का जो 2045 का विजन है उसके साथ मिलकर एक बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पर आगे मिलता नजर आएगा। यानी कि जो आसियान की जो 2045 का जो विजन है, जो मंत्रा है, उसके साथ भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य जो 2047 का दिया है उसका मेल करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 21वीं सदी है वो आसियान की है, भारत की है। जिस तरह से भारत और आसियान के विभिन्न देशों के बीच हम विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देख रहे हैं, बात हो निवेश की, बात हो व्यापार की, बात हो डिजिटल इकोनॉमी की, बात हो एग्रीकल्चर की, बात हो यहाँ पर कृषि की, तमाम क्षेत्रों में आज भारत और आसियान देशों के बीच बहुत ही मजबूती से रिश्तों को प्रगाढ़ता हम देख रहे हैं और उसी की झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी नजर आए। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और एम्बेसडर SR तायाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से तमाम क्षेत्रों का हमने जिक्र किया था, उन्हीं क्षेत्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो इस वक्त वैश्विक चुनौती भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं भारत इन तमाम सदस्य देशों के सहयोग के साथ इसका एक समाधान के रूप में आगे बढ़ सकता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर। आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है प्रोफेसर जोशी। जया जी, जी जी पा जी रही हैं?
जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही ये है। देखना सुखद रहा कि जिन बिंदुओं पर हम चर्चा लगातार कर रहे थे, अपने संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित एड्रेस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आसियान और भारत के संबंधों से जुड़े हुए जो ये तमाम की एरियाज हैं, उनकी बात तो उन्होंने की ही। उन्होंने वैश्विक शांति और सुरक्षा की बात करते हुए यहाँ पर कैसे हम अपनी समावेशी प्रवृत्ति और भावना के साथ में आगे सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं, इसकी बात की, देखना बड़ा सुखद लगा। डिजिटल इंक्लूजन की उन्होंने बात की, खाद्यान्न सुरक्षा और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात की, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात की। सबसे महत्वपूर्ण लगा ये देखना कि 2026 को उन्होंने आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया, और इस पर लगातार मैं बिंदु साझा कर रही थी कैसे द्विपक्षीय स्तर पर और आसियान के साथ सांगठनिक स्तर पर मेरीटाइम सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के इट्स अ फोकस्ड एरिया, इसको लेकर के भारत लगातार काम कर रहा है। जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे सिंगापुर के साथ हम लोग सिम्बेक्स करते हैं, अलग अलग डिप्लोमेटिक वेज एंड मीन्स के माध्यम से भी हम प्रयासरत रहते हैं। महासागर उसी का एक उदाहरण है कि कैसे इस पूरे समुद्री क्षेत्र में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिफेंस कोऑपरेशन के को लेकर हम काम करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इन तमाम बिंदुओं को छुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, ग्रीन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, इस पर भी हमने एक विस्तृत चर्चा की थी। इसमें कैसे आगे और बढ़ सकते हैं। कल्चरल कनेक्ट्स की उन्होंने बात की, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स की बात की, और अंत में ये सुनना भी बड़ा अच्छा लगा कि जो ये पूरा आसियान का विजन है 2045 का, उन्होंने उसे विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है 2047 का, इससे जोड़ते हुए यहाँ से फिर एक नया रोड मैप बनते हुए दिखाई बिल्कुल। तो यहाँ पे हर मोर्चे पर भारत और आसियान साथ नजर आ रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर एम्बेसडर तयाल का भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा एम्बेसडर साहब की 21वीं सदी भारत और आसियान की है, ये बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेश और मंत्र तमाम सदस्य देशों को एकजुटता का भी और साथ मिलकर चलने का भी। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि भारत और आसियान दोनों वैश्विक स्थिरता तथा विकास के स्तंभ हैं। तो एशिया की तो ये सेंचुरी तो एशिया की है, और एशिया में भारत और आसियान दो बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, और किस किस दिशा में दोनों मिलकर साथ करेंगे, प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह बताया कि डिजिटल इंक्लूजन होगा, फूड सिक्योरिटी की बात की। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की हम जो बात करते हैं, और कहा कि हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा सहयात्री और सांस्कृतिक साझेदार हैं। तो जैसे प्रोफेसर जोशी ने कहा, बहुत संक्षिप्त में, जो हर शब्द में बहुत वजन है, और ये भारत का और आसियान का जो ये जो साथ रास्ते पर चलना, ये 22वीं समिट थी। तो ये आगे किस तरह आगे बढ़ना है, पीछे बहुत उपलब्धियां हैं, पर आगे कैसे आगे बढ़ें, इसमें काम बहुत करना है। रास्ता बड़ा क्लियर है, और दिशा निर्देश हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आसियान के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बहुत ही गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री हिंदी में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को बोले। तो बहुत ही एक अच्छा वातावरण है, बहुत दोनों देशों में, और 10 और 11 जो लीडर्स हैं आसियान के और भारत का दृढ़ निश्चय है कि इस दिशा में आगे बढ़ें, बहुत उपलब्धियां हों। बिल्कुल, और जो दृढ़ता है भारत की, जो समावेशी विकास की, सबको एक साथ चलने की वो जो दृढ़ता है, वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के इस संबोधन में नजर आए। तो भारत इसमें प्रधानमंत्री ने वर्चुअली तौर पर संबोधित किया यहाँ पर आसियान समिट को, जो इस वक्त पूरे जोर शोर से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आगे भी इस समिट को लेकर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे टीम को और हमारे खास मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।